मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण सी दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूं, इसलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा ये बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा? मैं तो केवल सपने बांचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं कभी मिस्र पहुंचा ही नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़े ही होगा। वृद्धा ने कहते हुए कि उसका बहुत समय खराब हो गया है लड़के से जाने को कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो भी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहां से कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी हुई मदिरा को चक्कर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है, जैसा कि गुरुकुल में रोज होता था, तो वे हमारे व्यक्तित्व जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे आपके अपने अनुसार आप में बदलाव चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरों को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उधर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह कि जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अनुभव से ही उपजी हों। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या वह उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमादा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था,
और दूसरा यह कि अगर बूढ़े को यह न पढ़ना आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीबोगरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सत्ते में आ गया। तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है। अगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय है, वह उस किताब को बदलकर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते हैं और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में? क्या है वो? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। फिर मुझे पादरी बनाना चाहते थे, मैंने खुद तय किया था गडरिया बनना और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा था और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई कई बार कुछ अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहां से हो? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं गडरिया हूं, जगह जगह घूमा हूं, मगर आया तो एक ही जगह से हूं, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है, जहां मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूं। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहां है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा ली जहां लोग आ जा रहे थे और सबके सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही जैसा पहले था। इससे तो कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय था कि सलेम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने जरूर सुना होता। और सलेम में आप क्या करते हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूं? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूं। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत, अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियां वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात कर रहे हो और वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है, तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत कैसे जारी रखें। मेरा नाम मेलिव जेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। फिर उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। ओह, तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। मुझे मेरी किताब वापस दे दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो
तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ लिया नहीं, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं, जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं ये बूढ़ा आदमी जिप्सी तो नहीं। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लबादे से कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों के बाद जब लड़के की चौंधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, और उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था। और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही नहीं था, सिर्फ सोचा था।